आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं और आगे अपने जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो कल हमने टॉपिक किया था, हमने स्टैक को देखा था, हम इंग्लिश के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो वो कल हमने कंप्लीट उसको कर लिया था। तो 131 आप इस पर पॉप का जो ऑपरेशन है उसको एक्सप्लेन करें। आउटपुट दिखाऊं या बस सिर्फ फंक्शन एक्सप्लेन करूं? फंक्शन एक्सप्लेन करें सिर्फ। पॉपुलर इसमें सबसे पहले हमने चेक लगाया कि अगर हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये चलेगा, अगर एल्स के ये एरर शो कर देगा कि स्टैक इज एम्प्टी। इसमें हमने सबसे पहले इंट टेम्प इज इक्वल टू हेड डाटा इसमें हमने रिटर्न करवाना था, तो रिटर्न के बाद जो है वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए हमने इसको पहले जो हेड का जो डाटा है ना उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया। उसके बाद हेड को एक एक स्टेप आगे मूव कराया, और जब एक स्टेप आगे मूव करेगा तो उसके पीछे वाली वैल्यू को वो खुद ही इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से हेड स्टार्ट होता है वहां से रीड करना शुरू होता है, वहां से स्टैक शुरू होगी। तो फिर रिटर्न टेम्प वो वाली जो वैल्यू हमने इसमें स्टोर कराई थी, तो फिर उसमें इसमें वो वैल्यू रिटर्न करवा देगा, और काउंट माइनस माइनस मतलब कि स्टैक में से एक नोड कम हो जाएगा। ठीक, और जो रिटर्न के बाद स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या हमारी स्टेटमेंट्स चलती हैं? नहीं चलती। ठीक, सही है, काउंट ये पीछे लिखना था। अब हमारे स्टैक के अंदर बस यहाँ पर 3 नोड्स हैं बने हुए हैं, तो पॉप हम चलाते हैं तो 3 बार चलेगा, कितनी बार चलेगा? पॉप चलाते हैं एक दो बार। 3 नोड्स बने हुए हैं स्टैक के अंदर। तीन नोड्स बने हैं तो हेड एक दफा आगे मूव होगा और वो पहले वाला तो इग्नोर हो जाएगा, फिर अगले दो दो बार। वो तब तक ही चलेगा जब तक हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो जाती है, और अगर 3 नोड्स हैं तो वो 3 बार ही चलेगा, क्योंकि अच्छा पॉप पॉप ठीक ने है। तब तक चलना जब स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो स्टैक एम्प्टी तब होगा जब एक भी नोड उसमें मौजूद ना हो। ठीक है। ठीक, स्क्रीन आप अपनी जो है ऑफ कर दें। 129, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन हो रही है शेयर। जी हो रही है शेयर। ठीक, इस कोड को रन करें। नंबर 4 चलाएं। नथिंग टू ट्रैवर्स ऑन स्टैक, आप 2 एलिमेंट्स पुश करें। पीक की वैल्यू 2। ठीक, अब डिस्प्ले करें पूरी स्टैक को, इसको क्लियर कर दें और अब पॉप करें। ठीक है, वापस कोड में आए। नीचे जो पुश का मेथड बनाया है उस पर जाएं।
इसको एक्सप्लेन करें यहाँ पे हमने किया क्या है। पुश के मेथड में हमने ये किया कि हमने एक एक नंबर को पुश में इंसर्ट करवाना होता है, तो इसलिए हमने एक टेम्पररी नोट ले ली है। ये टेम्प क्या करेगा, ये वो डेटा लेगा जो यूज़र एंटर करेगा। अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो जो हमारा हेड है वो पहले टॉप जो है वो हमारा वो या तो नल हो सकता है या वो ऑलरेडी किसी को पॉइंट कर रहा है। अगर दोनों कंडीशंस हैं फिर भी जो हमने नोट इंसर्ट करवानी है, क्योंकि स्टैक का होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम जो सबसे पहले इंसर्ट करवाते हैं उसके बाद जो करवाते हैं तो वो पहले नंबर पे आ जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर टॉप नल को पॉइंट कर रहा है तो हमारा जो टेम्प है वो क्योंकि टॉप को पॉइंट कर रहा है इसलिए जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको भी नल हो जाना चाहिए। और जो टेम्प है वो अब अगर एक ही नोड है तो हेड भी वही है और टेल भी वही है, इसलिए टेल जो है वो टेम्प की इक्वल हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टॉप ऑलरेडी किसी को पॉइंट कर रहा है तो हमने उनके दरमियान में इंसर्ट करवाना है, यानी जो भी हम पुश करवाएंगे वो स्टार्टिंग में आएगा और टॉप उसको पॉइंट करेगा, इसलिए टेम्प का नेक्स्ट जो है वो हमने टॉप कर दिया यहाँ पर। और टॉप इज इक्वल टू टेम्प, ये दो एक दूसरे को पॉइंट करने लग जाएंगे और काउंट प्लस प्लस हमारी जो वैल्यू है वो नोड्स में इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सही है। जो स्क्रीन है आपको अपनी ऑफ कर दूँ। तो स्टैक का टॉपिक जो है हमारा एरे के साथ जो लिंक लिस्ट के साथ भी हमने देख लिया वो हमारा कंप्लीट हो गया और आप लोगों को उसकी समझ भी आ गई है, कोड भी आपने उससे कर लिए हैं। तो अब हमारा क्यू का जो टॉपिक है हम उसको देखेंगे कि उसको हम किस तरह से करते हैं और वो होता क्या चीज़ है क्यू, और उसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो स्टैक को जब हमने देखा था वहाँ पे हमने अगर हम उसको एरे के साथ जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे हमने देखा था कि हम एक स्ट्रक्चर जो हमारा एरे टाइप का बनता है हम उसी स्ट्रक्चर को देखते हैं जैसा हम एरे के अंदर देखते थे वैसा ही हम एरे को यूज़ करते हुए बनाते हैं जब। तो स्टैक के अंदर क्या था कि हमारे पास जो भी इंडेक्सेस बने हुए होते थे, हमारे पास जितने भी एरे है उसमें हम डाटा को ऐड करते थे और उसका रूल ये था कि जो डाटा सबसे लास्ट पर एंटर हुआ होता था सबसे पहले उसी को रिमूव किया जाता था। अब जो हमारे पास क्यू है इसके अंदर ऐसा होता है कि जो डाटा सबसे पहले ऐड किया गया था उस डाटा को हम पहले रिमूव करेंगे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टैक के ऑपोजिट है। अब स्टैक के अंदर जो डाटा हमने एंटर किया है उसको हम एक तरतीब से एंटर करते जा रहे हैं, पहले 0 इंडेक्स के ऊपर, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। और जब रिमूव करना है तो सबसे पहले हम फिर जो लास्ट इंडेक्स पे इस पर डाटा ऐड किया हुआ है उसको रिमूव करते थे। मतलब अगर 3 के ऊपर लास्ट डाटा पड़ा है तो पहले हम 3 से रिमूव करेंगे, नेक्स्ट स्टेप से चले जाएंगे 2 के ऊपर, फिर 2 का रिमूव करके 1 पे चले जाएंगे। अब क्यू के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे एक ऐसे एरे बनी हुई है, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, हमने इसमें डाटा ऐड किया है, पहले हमने यहाँ पर कोई डाटा ऐड किया है, फिर नेक्स्ट इंडेक्स में ऐड किया है और यहाँ पर भी कुछ डाटा ऐड किया है। अब स्टैक के अंदर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, टॉप। टॉप को हम यूज़ करते थे और उसके साथ ही वैल्यू ऐड करते थे, वहीं से जो वैल्यूज़ है उनको रिमूव करते थे। जब हम क्यू में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हमारे पास होगा कि हमारे पास एक फ्रंट होगा और एक रियर होगा। फ्रंट हम इस साइड पे अपना रखेंगे, यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट का है फ्रंट, यहाँ पर हम इस साइड पे फ्रंट रखेंगे और रियर हम उस डाटा पे यहाँ पे हम आगे आगे मूव करवाएंगे। अब स्टार्टिंग पे दोनों की वैल्यू -1 होगी। जिस तरह हमने टॉप की वैल्यू -1 रखी थी कि वो कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहे, यानी ज़ीरो, अगर उनकी वैल्यू हम ज़ीरो भी रखते हैं तो मतलब वो आ रहा है कि ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, तो हम उसको ज़ीरो पर भी पॉइंट नहीं कराएंगे, उससे एक वैल्यू फिर भी उसकी कम रखते हैं, यानी हम उसने एक स्टेप फिर भी उससे पीछे रखना है। तो फ्रंट और ये स्टार्टिंग के ऊपर दोनों हमारे ज़ीरो होंगे। अब होगा क्या कि डाटा क्यू में हमने ऐड करना है जब, तो वैल्यू हमने स्टार्टिंग से ऐड करनी है 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। हम क्या करेंगे कि हम वहाँ पे ऐड करवाएंगे जहाँ पे रियर पॉइंट कर रहा है। अब रियर करेगा क्या कि स्टार्टिंग के ऊपर फ्रंट की वैल्यू भी -1 थी और रियर की वैल्यू भी -1 थी। तो जब हमें उसने बोला यूज़र ने कि डाटा को इसमें ऐड करो, हम उसको फंक्शन के अंदर गए, हमने रियर की वैल्यू प्लस प्लस की, -1 से उसको 0 पे लेके आए। जब वो 0 पे आ गया तो हमने 0 के ऊपर डाटा को पुट कर दिया। अब रेयर की वैल्यू हमने 0 की है और पहले इंडेक्स के ऊपर डाटा को पुट कर दिया। तो पहले फ्रंट की वैल्यू भी -1 थी, यानी फ्रंट हमारा जो है वो भी बिल्कुल पॉइंट वहाँ पे आ रहा है जहाँ पर अभी कोई चीज़ ऐड नहीं है लिस्ट के अंदर। तो हमने इसको भी प्लस प्लस करवाया और 0 पे पॉइंट करना शुरू कर दिया। और जब पहला एलिमेंट हमने ऐड किया है अपने क्यू के अंदर
तो हमने फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू -1 से हटाकर 0 पे कर दी कि वो स्टार्टिंग पे आ जाए। इसके बाद जब हमने डाटा ऐड करना है तो हम रियर को एक पॉइंट आगे मूव करवाएंगे और वहाँ पे डाटा ऐड करेंगे। लेकिन जब डाटा को निकालना है तो हम फिर फ्रंट का जहाँ पे फ्रंट पॉइंट का आ रहा है वहाँ से वैल्यू निकालेंगे और फ्रंट को एक पॉइंट आगे मूव करवाएंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने निकालना वो डाटा है जो सबसे पहले ऐड किया गया था। अब जो सबसे पहले ऐड किया गया वो शुरू का इंडेक्सेस पे आएगा, जो बाद में ऐड हुआ है वो बाद वाले इंडेक्सेस पे आएगा। अब पहला डाटा जो ऐड हुआ है वो 0 पे ऐड हुआ है। उसके बाद दोबारा अगर हम डाटा ऐड करते हैं तो अब हम रियर की वैल्यू को प्लस प्लस कराएंगे, 0 से इसकी वैल्यू आर को 1 पे लेके जाएंगे। जब ये 1 के ऊपर आया तो हमने डाटा यहाँ 1 के ऊपर ऐड करवा दिया। अब हमने फ्रंट को मूव नहीं करवाना। जब हमने डाटा को ऐड करना है तब हम सिर्फ रियर को आगे मूव करवाएंगे। जहाँ पे रियर पॉइंट का आ रहा है वहाँ से डाटा ऐड करेंगे और जहाँ पे फ्रंट पॉइंट का आ रहा होता है वहाँ से हम डाटा निकालते हैं। अब रियर इंडेक्स 1 के ऊपर पॉइंट का आ रहा है क्योंकि हमने 2 एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब यूज़र दोबारा बोलता है कि कोई डाटा ऐड करो, तो हम रियर को एक पॉइंट आगे मूव करवाएंगे। अब ये जब एक पॉइंट आगे आ गया तो हम यहाँ पर डाटा को ऐड करवा देंगे तीसरे इंडेक्स के ऊपर। इस तरह जब भी हमें डाटा ऐड करने का बोला जाएगा हम रियर को एक स्टेप आगे मूव करवाएंगे और वहाँ पर डाटा ऐड करेंगे। हम फ्रंट को तब नहीं छेड़ेंगे। फ्रंट को हम तब छेड़ेंगे जब यूज़र हमें बोलेगा कि डाटा मुझे निकाल कर दो, लिस्ट के अंदर से ये हमारा जो क्यू है उसके अंदर से डाटा को रिमूव करो या मुझे रिटर्न करो वैल्यू। ऐड के मेथड और रिमूव के मेथड को हमने देखा था कि उनको जो हम नाम दे रहे थे स्टैक के अंदर हम पुश और पॉप का दे रहे थे। यहाँ पर जो ऐड का मेथड है हम उसे इन क्यू का नाम देंगे और जो पॉप का मेथड है उसको हम यहाँ पर डी क्यू का नाम देंगे। नाम में डिफरेंस रहेगा, काम हमारे वही है कि जो पुश है वो डाटा ऐड करता है, जो इन क्यू है वो डाटा ऐड करता है और जो डी क्यू है वो डाटा रिमूव करता है, रिटर्न करके यूज़र को देता है। जो चेंजिंग आ रही है वो रूल में आ रही है कि स्टैक के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट था कि जो हमने लास्ट पे ऐड किया है, जो लास्ट इंडेक्स पे डाटा हमने ऐड किया है उसी को उठा के यूज़र को रिटर्न कर। यहाँ पर क्यू के अंदर क्या होगा कि जो सबसे पहले ऐड किया गया था मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम निकालेंगे और वो यूज़र को रिटर्न करेंगे। अब 3 एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए हैं। जब 3 एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए हैं तो अब जो हमारा रेयर है वो पॉइंट का आ रहा है। फिर तीसरा जो इंडेक्स होगा, तीसरा इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाता है, 0, 1 और 2। अब फ्रंट हमारा जो पॉइंट का आ रहा है क्योंकि हमने एक एलिमेंट ऐड किया था तो हम देखा जब सिर्फ पहला एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो उस वक्त हम फ्रंट को बस 0 पे लेके आते हैं। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं हम सिर्फ रियर को आगे मूव करवा रहे हैं, हम फ्रंट को तब नहीं छेड़े। फ्रंट को सिर्फ हमने तब छेड़ा जब हमने पहला एलिमेंट ऐड किया, उसकी वैल्यू को तब हमने -1 से 0 किया कि हमने कोई ना कोई अब वैल्यू ऐड कर दिया। तो फ्रंट हमारा वहीं पे पॉइंट करा रहा है जहाँ पर हमने सबसे पहला जो एलिमेंट रखा था। रेयर वहाँ पॉइंट करा रहा है जहाँ पे हमने आखिरी एलिमेंट रखा है, फ्रंट वहाँ पॉइंट करा रहा है जहाँ पे हमने सबसे पहला एलिमेंट रखा था। अब 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब यूज़र बोलता है डी क्यू करो, मुझे एक वैल्यू निकाल के दो। तो क्यू में से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम वो वैल्यू निकालेंगे जो सबसे पहले ऐड की गई थी, मतलब जहाँ पर फ्रंट पॉइंट का है उस वैल्यू को हमें निकालना है। तो हमने क्या करना है कि जो इस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है जहाँ पे फ्रंट पॉइंट का है हम इस वैल्यू को यूज़र को देंगे, रिटर्न करेंगे। ये वैल्यू हमने यूज़र को देनी है। उसके साथ साथ हम फ्रंट को एक पॉइंट आगे मूव करवा देंगे। अब फ्रंट हमारा अगर पहले 0 पे पॉइंट का आ रहा था जिसको हमने स्टार्टिंग में लेके आए थे 0 के ऊपर, जब हमने एक बार डी क्यू चलाया है तो हमने वो वैल्यू तो यूज़र को रिटर्न की है, साथ ही हमने फ्रंट को जो है एक पॉइंट आगे मूव करवा दिया। अब हमारा जो फ्रंट है वो 1 पे चला जाएगा। अब जो 0 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई थी वो यूज़र को रिटर्न होगी और फ्रंट एक पॉइंट हमने आगे मूव करवा दिया। इस बार हमने रेयर को नहीं छेड़ा। तो ये हम देख रहे हैं कि जब हम ऐड कर रहे थे डाटा तो हम सिर्फ रेयर को छेड़ रहे थे और जब हम डाटा को रिमूव करते हैं तब हम फ्रंट के साथ डील कर रहे होते हैं। अब यूज़र दोबारा बोलता है कि अब भी जो दोबारा से डी क्यू करो, जहाँ पे फ्रंट पॉइंट का रहा है वो वैल्यू मुझे निकाल के दो। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है हम ये निकालेंगे और इसको यूज़र को हम रिटर्न करेंगे। इसको जब यूज़र को हमने रिटर्न करना है तो साथ हमने फ्रंट को एक पॉइंट फिर आगे मूव करवा देना है। अब हम कर क्या रहे हैं कि जो स्टार्टिंग के इंडेक्स थे, जो पहले डाटा ऐड किया गया था, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर से। अब फ्रंट और रेयर एक ही जगह पर पॉइंट करना शुरू हो गए। पहले 2 इंडेक्सेस का डाटा हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तीसरे इंडेक्स से, क्योंकि फ्रंट वहाँ पॉइंट करा रहा है। लिस्ट का हमारे क्यू का स्टार्ट वहाँ से होगा जहाँ पे फ्रंट पॉइंट करा रहा है और जहाँ पर रियर पॉइंट करा रहा है वो उसका एंडिंग है। फ्रंट स्टार्ट है और रियर उसकी एंडिंग है। बाकी जितने भी इंडेक्सेस हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पीछे के 2 इंडेक्सेस में डाटा पड़ा भी हुआ है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट हमारा जो है अब तीसरे के ऊपर। अगर फ्रंट तीसरे पे है तो हमारी क्यू का स्टार्ट तीसरे इंडेक्स से ही होगा।
अब जहाँ पर रियर पॉइंट का आ रहा होगा वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगी, चाहे आगे उसके कितने भी इंडेक्सेस जो हैं पड़े हुए हैं। अब अगर फ्रंट और रियर सेम जगह पे आ गए हैं तो सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे होगा। अगर अब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं दोबारा से, फ्रंट अब हमारा जहाँ पे पॉइंट का आ रहा है, जहाँ पे रियर पॉइंट का आ रहा है, वो दोनों सेम जगह पे हैं तीसरे इंडेक्स के ऊपर। यूज़र ने दोबारा बोला कि डाटा को निकालो, तो फिर हमने वही काम करना है कि हम जो यहाँ पर इसमें वैल्यू पड़ी हुई है ये यूज़र को रिटर्न करवाएंगे। यूज़र को रिटर्न करवाने के साथ साथ हमने क्या करना है कि फ्रंट को एक पॉइंट आगे मूव करवाना है। अब जब फ्रंट को हम एक पॉइंट आगे मूव करवाएंगे तो फ्रंट यहाँ पे चला गया। अब रियर जो है हमारे पास पीछे है, रियर इस जगह पर पॉइंट कर रहा है। फ्रंट यहाँ पर अब पॉइंट कर रहा है, वहाँ पर कोई वैल्यू जो है नहीं पड़ी हुई, क्योंकि इस जगह पर अब हमने कोई डाटा ऐड नहीं था किया। अब फ्रंट रियर से एक पॉइंट आगे चला गया है, रियर जो है फ्रंट के पीछे है, यहाँ पर अब हमारे पास कोई डाटा नहीं पड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा केस आता है कि रियर जो है वो फ्रंट जो है रियर से एक पॉइंट आगे है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिस्ट इस वक्त खाली है। लिस्ट हमारी जो है क्यू की लिस्ट ये दो कंडीशन में खाली हो सकती है। एक ये कि फ्रंट की वैल्यू -1 है, कि अभी तक कोई डाटा जो है ऐड नहीं किया गया, और दूसरी ये कि जो फ्रंट की वैल्यू है वो रियर +1 है, कि जो रियर की वैल्यू आ रही है फ्रंट उससे एक पॉइंट आगे चला गया, क्योंकि रियर हमारा लास्ट का हिस्सा पॉइंट कर रहा होता है जहाँ पे हमारा क्यू ने ख़त्म होना है, फ्रंट स्टार्ट को पॉइंट कर रहा होता है। अब अगर फ्रंट आगे निकल गया और रियर पीछे है तो इसका मतलब लिस्ट हमारी अभी खाली है, अभी यूज़र ने कोई डाटा यहाँ पर ऐड नहीं था करवाया, उसने जो डाटा सारा रिमूव कर दिया है। अब अगर यूज़र दोबारा से फ्रंट को या कॉल करता है अपने पॉप के मेथड को, डी क्यू के मेथड को, कि डाटा को जो है मुझे रिटर्न करके दो, तो हमने कि वहाँ पे नीचे जो इस एम्प्टी की कंडीशन लगाई हुई होती है, हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि या तो फ्रंट की वैल्यू -1 है तो एम्प्टी का बताओ कि हमारा जो क्यू एम्प्टी है, या फ्रंट की वैल्यू रियर +1 है, जो फ्रंट है हमारा वो रियर से एक पॉइंट आगे चला गया, तो भी हमारी जो क्यू है वो खाली होगा। तो ये दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम बता देंगे कि अभी आपका जो क्यू है वो खाली है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। अब पहला जो डाटा था हमने सारे जो रिटर्न करवा दिया था, रियर यहाँ पे पॉइंट करा रहा है और फ्रंट यहाँ पे। तो जब अब यूज़र ने डी क्यू को कॉल किया तो हमने उसको बता दिया कि आपके जो क्यू है वो खाली है, उसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो अब आप ऐड का मेथड जो है कॉल कर सकते हैं। अब जब यूज़र अब जो है दोबारा से इन क्यू का मेथड कॉल करेगा, तो इन क्यू में हम जब कोई डाटा ऐड करना है क्यू के अंदर, तो हम रियर से डील कर रहे थे, अब हम क्या कराएंगे कि रियर को एक पॉइंट आगे मूव करवाएंगे। तो जब हमारा रियर एक पॉइंट आगे मूव होगा तो वो यहाँ से ख़त्म होकर ये जगह से रियर हमारा ख़त्म हो जाएगा और एक पॉइंट आगे चला जाएगा। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है यहाँ पर, तो फिर से फ्रंट और रियर हमारे सेम जगह पे आ गए हैं, सेम इंडेक्स पे पॉइंट करा रहे हैं, और यहाँ पर हम वो डाटा जाकर प्लेस कर देंगे जहाँ पे अब हम रियर को लेके आए हैं। अब एक एलिमेंट हमारे लिस्ट में पड़ा होगा, क्योंकि फ्रंट और रियर अभी सेम जगह पर हैं, तो अगर वो सेम जगह पर हैं तो भी वहाँ पर कोई ना कोई डाटा होगा। अब अगर यूज़र डी क्यू का मेथड कॉल करता है क्योंकि मुझे रिटर्न करवाओ वैल्यू, तो हम करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चेक लगा होता है कि एम्प्टी ना हो। एम्प्टी की दो ही कंडीशन है, एक तो एफ़ की जो फ्रंट की वैल्यू -1 है क्योंकि कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहा, किसी इंडेक्स पे पॉइंट नहीं कर रहा, तो हमारा क्यू एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन ये है कि फ्रंट की वैल्यू रियर +1 हो, कि रियर से एक स्टेप आगे, तो वो कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है, ये दोनों अभी इक्वल हैं। इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। तो अब अगर वो डी क्यू को कॉल करता है तो यहाँ पर जहाँ पर फ्रंट पॉइंट कर रहा है वहाँ पर हम आएंगे, वो वैल्यू यूज़र को रिटर्न करवाएंगे और फिर से फ्रंट को एक स्टेप आगे मूव करवा देंगे। तो ये काम हमारा इस तरह से चलता रहेगा जब तक हम उसके एंड पर नहीं पहुँच जाते। अब फ्रंट फिर से हमारा जो है एक पॉइंट आगे मूव कर गया और रियर एक पॉइंट पीछे रह गया, तो कंडीशन हमारी जो एम्प्टी वाली थी वो दोबारा ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब अभी दोबारा से अगर यूज़र डी क्यू को कॉल करेगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी जो एम्प्टी वाली कंडीशन है अभी भी वो ट्रू आ रही है, जो हमारा फ्रंट है वो रियर +1 के ऊपर ही आ रहा है अभी भी। अब ये तो हमने देखा कि इस एम्प्टी की हमारे पास कौन सी कंडीशन है, किन कंडीशन पे हमारा जो क्यू है वो खाली हो सकता है। यहाँ पे अगर हम उसको फुल देखना चाहेंगे, फुल वो कब हो सकता है, तो अब यूज़र यहाँ पर अगर हमारा फ्रंट पॉइंट कर रहा है और रियर यहाँ पीछे है और यूज़र डाटा ऐड करवाता जाता है, वो इस इंडेक्स पे भी कोई डाटा ऐड कराता है, यहाँ पर भी ऐड करवाता है, इधर भी ऐड करवाता है, वो यहाँ तक ऐड करवा देता है। जब उसने वहाँ तक ऐड करवा दिया तो हमारा रियर जो है वो तब हम आगे आगे मूव करवा रहे थे हर स्टेप में, जब भी हमें डाटा को ऐड करना होता है, तो अब हमारा रियर लास्ट पे पॉइंट कर रहा है। अब जब रियर हमारा लास्ट पे पॉइंट कर रहा है तो फ्रंट भी कहीं ना कहीं तो पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि अगर रियर लास्ट पे पहुँचा है यहाँ पर तो फ्रंट भी कहीं ना कहीं होगा, यहाँ से मूव कर रहे हैं। अब हम फ्रंट अब यहाँ पीछे हो सकता है, स्टार्टिंग पे हो सकता है बिल्कुल,
बिल्कुल स्टार्ट पे है, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर बीच में कहीं हो सकता है, या हो सकता है इसके इक्वल हो। उससे अब फ्रंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा रियर जो है वो लास्ट पे पहुंच गया है। अब रियर अगर लास्ट पे है तो इसका मतलब है कि ये आखिरी इंडेक्स पे पॉइंट कहाँ है, और अगर आखिरी इंडेक्स पे पॉइंट कहाँ है तो ये साइज़ -1 होगा। अगर साइज़ 10 होता है तो इंडेक्सेस हमारे 9 तक होते हैं, अगर साइज़ 11 होगा तो इंडेक्सेस 10 तक होंगे। तो अगर रियर हमारा जो है वो यहाँ पर साइज़ -1 पे पहुँचा हुआ है तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट पे पहुँच गया है। अब अगर ये लास्ट पे पहुँच गया है तो इसके आगे हम कोई डाटा ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा एंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये एंड आया हुआ है तो इसके आगे हम कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। फिर भी हम एक ऐड डिस्प्ले करवाएंगे कि अगर हमारा साइज़ जो है वो रेयर हमारा साइज़ -1 पे पहुँच गया है, लास्ट इंडेक्स पे पहुँच गया है, उसके बाद हम दोबारा से जो मेथड है हमारा उसका पुश का जो DQ जिसे हम यहाँ पे कहते हैं उसको हम कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब रेयर एंड पे पहुँच गया, इसके आगे हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। अब यहाँ पर जो सिंपल हमारी लिस्ट थी वो तो तब फुल होती थी जब ज़ीरो से लेकर आखिरी इंडेक्स तक सारा फुल होता था, उसके अंदर सारा डाटा जो है वो फुल है, तो वो तब फुल होता था। वो किस तरह हमारी लिस्ट या एक सिंपल जो हमारा स्टैक था वो फुल होता था कि यहाँ से अगर हम इसको हटा दें, अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी एरे फुल उस टाइम पे होती थी, एक नॉर्मल एक एरे कि हमारा जो पहला इंडेक्स है वहाँ से लेकर आखिरी इंडेक्स तक सारा डाटा जो फुल है वहाँ तक कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है, उसमें कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो हम उसे फुल कंसिडर करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम पीछे से भी वैल्यू को जो हमारा फ्रंट है हम उसको आगे मूव करवाते हुए आ रहे हैं, अब हो सकता है कि फ्रंट कहीं लास्ट पर हो, कहीं सेकंड लास्ट इंडेक्स के ऊपर, और जो रियर है हमारा वो एंड पे पहुँच गया, पीछे वाले सारे इंडेक्सेस खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अब अगर रेयर एंड पे पहुंच गया तो उसके आगे हम डाटा ऐड नहीं करवा सकते, तो भी हम उसको फुल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे आगे जगह नहीं है। फ्रंट बेशक पीछे से आगे मूव करने से पीछे वाले इंडेक्स हमारे पास खाली पड़े हुए हैं, वो पीछे वाले इंडेक्स जो खाली हैं अब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्रंट हमारा आगे मूव कर गया। अब फ्रंट अगर यहाँ कहीं पर है, इस जगह पर फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट यहाँ पर है, रियर यहाँ पर है, इससे पीछे वाले सारे इंडेक्सेस खाली हैं। इन इंडेक्सेस के खाली होने का हमें अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ्रंट हमारा अब आगे चला गया है। हमने जब वैल्यू को रिमूव करना है तो हमने रिमूव करते हुए फ्रंट से करना है और ऐड करते हुए हमने रेयर पे करना है। तो अब अगर रेयर आगे जाने के हमारे पास कोई जगह, रेयर को हम अब एक स्टेप आगे मूव नहीं करवा सकते, तो पीछे वाले इंडेक्सेस हमारे लिए किसी काम के नहीं है। अब ये हमारी मेमोरी जो है वो ज़ाया हो जाएगी क्योंकि फ्रंट यहाँ पर है, इस जगह पर जहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमने अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने पहला एलिमेंट यहाँ पर रखा हुआ है और आखिरी एलिमेंट हमने यहाँ रेयर वाली जगह पर रखा हुआ है, तो इससे पीछे वाले इंडेक्सेस जो हैं उनका हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एक्सेस दो ही चीज़ों से कर रहे हैं, या तो फ्रंट को यूज़ करते हुए एक्सेस कर रहे हैं या रेयर को यूज़ करते हुए। अब फ्रंट अगर मिडल में कहीं आ गया है और रेयर उससे आगे अभी तक है तो उससे वाले पीछे वाले इंडेक्सेस को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो क्यू के अंदर हमने यहाँ पर ये मसला आएगा, जब फ्रंट हमारा आगे आ जाता है तो पीछे वाले इंडेक्सेस की जो मेमोरी है वो ज़ाया हो जाती है। अब भले साइज़ आपने स्टार्टिंग में उसको 10 दिया था, आपने 10 साइज़ की एरे बना दी है, जब एक बार आपका फ्रंट और रियर आगे मूव कर आए हैं तो पीछे वाले इंडेक्सेस आपके ज़ाया होते जाएंगे। तो इसलिए क्यू के अंदर हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस करते हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। जितनी बार आपने एक बार एरे बना दी है, अब आपका डाटा बेशक आगे यहाँ पर आपने ऐड किया हुआ है, पीछे अगर आप एक बार आगे से मूव कर आए हो पिछले इंडेक्सेस से तो उनको आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे। वैसे थ्योरी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तो नहीं है? नहीं आ गया समझ। ठीक, तो इसी को अब अगर यहाँ पे हम कोड के अंदर देखते हैं कि कोड के अंदर हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि हमें डाटा मेंबर्स कौन कौन से चाहिए होंगे, क्योंकि अभी हम एक खुद से डाटा टाइप बना रहे हैं, इसके ऊपर हम रूल्स खुद डिफाइन कर रहे हैं, ऑपरेशन खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक एक्सट्रैक्ट डाटा टाइप है। और इसके ऊपर हमने जो है यूज़र को सिर्फ एक इंटरफेस शो कराना है कि वो सिर्फ क्लिक करे इंटरफेस उसके ऊपर जाए, जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो यूज़ करे, और ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं उसको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो तीनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। जो डाटा मेंबर्स हम अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं, हम खुद अपने मर्ज़ी से डाटा स्टोर कर रहे हैं कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर करेंगे, ऑपरेशन हम उसके ऊपर खुद डिफ़ाइन कर रहे हैं कि क्या ऑपरेशन हमने करने हैं, और यूज़र जो होगा उसको सारी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आएगी, उसको सिर्फ इंटरफेस शो हो रहा होगा कि क्या इंटरफेस मैंने यूज़ करना है। अब उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पीछे बैक एंड पे क्या हो रहा है। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू है तो इसका मतलब हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जो हमने खुद से बनाई हुई है।
तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का जब हम बनाते हैं तो हम कोई ना कोई क्लास जो हमें एक ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है जिससे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो हम फिर क्लास का यूज़ करते हैं। फिर क्लास के अंदर क्योंकि हम उससे ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं और जो है अपने डाटा मेम्बर्स हम अपनी मर्ज़ी से बताते हैं। तो क्लास और स्ट्रक्चर में से दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास का यूज़ कर रहे थे पिछले सारे कोड्स में, यहाँ पे भी हम क्लास का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लास हमने बनानी है तो इसका नाम क्यों रख देते हैं। अब इसके जो डाटा मेंबर्स हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक एरे चाहिए जिसके अंदर हमने वो स्टोर करना है, क्योंकि हम एरे इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं इसकी। तो एक एरे हमें चाहिए होगी। अब एरे हम स्टैटिक बनाएं या डायनामिक बनाएं वो हमारी मर्ज़ी है, या फिर जिस तरह का वहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से हम बना लेंगे, क्योंकि यूज़ जिस तरह उनको कोड में करना है तो यूज़ उनका सेम ही है। सिर्फ जिस टाइम पर हम उनको डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर चेंज आता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर जो भी हमें बोला जाएगा उस हिसाब से हम बना लेंगे। एक हमें एरे चाहिए होगी। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें एक फ्रंट के लिए वेरिएबल चाहिए जिस पे हम स्टोर करेंगे फ्रंट कि फ्रंट हमारा कहाँ पे पॉइंट करा रहा है। उसके बाद हमें एक रेयर भी चाहिए होगा जिसको हम रेयर की वैल्यू स्टोर करें, रेयर हमारा कहाँ पे पॉइंट करा रहा है। और तीसरा, ये तीन चीज़ों के साथ साथ हमें काउंट का जो वैल्यू है उसको यूज़ कर सकते हैं। काउंट का जो काउंटर हम यूज़ करते होते हैं वेरिएबल, उसको हम जो है यूज़ करेंगे। तो 4 डाटा मेम्बर्स हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम 4 डाटा मेम्बर्स यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले एक इंट फ्रंट, साथ हमें इसके रेयर चाहिए और एक काउंट चाहिए। ये तीन हमारे पास ये आ गए। और एक हमें क्योंकि यहाँ पर एरे चाहिए इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर हम एक एरे बना लेते हैं क्यू नाम से। तो ये डाटा मेम्बर्स अगर 4 पूरे हो गए हैं, अब हमें चाहिए इनके पास ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करनी है, तो वो हम पब्लिक में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम बना देते हैं जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाना डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देने के लिए। अभी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम बनाते हैं तो इसके अंदर हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देंगे, हमने वो देखा है कि हमने फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू दोनों हैं वो -1 से स्टार्ट करनी है। साइज भी लेंगे ना? साइज़, हाँ साइज़ के लिए होगा। हम अगर एरे बना रहे हैं तो उसके लिए हमें साइज़ का एक वेरिएबल भी चाहिए होगा। यहाँ पर साइज़ को भी जो हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब यहाँ नीचे क्यू के अंदर अब फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू जो हमने डिस्कस किया था कि हमने -1 रखनी है और क्यों रखनी है स्टार्टिंग के ऊपर, ताकि वो हम जीरो इंडेक्सेस पे अगर हम उनकी वैल्यू ज़ीरो करते हैं तो इसका मतलब वो ज़ीरो पे पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको स्टार्टिंग पे पॉइंट नहीं करवाना, हम उससे एक स्टेप उनको पीछे ही रखेंगे। तो -1 हम उनकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो फ्रंट इज़ इक्वल टू रियर इज़ इक्वल टू -1। तो अब फ्रंट और रियर की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 कर दी है। उसके बाद जो काउंट और साइज़ है उन दोनों को हम स्टार्टिंग पे 0 रख लेंगे। काउंट इज़ इक्वल टू साइज़ इज़ इक्वल टू 0। अब काउंट और साइज़ को हमने 0 कर दिया है और जो हमारा एरे हमने बनाई है उसका हम स्टार्टिंग के ऊपर नल करवा देंगे कि अभी वो कहीं पर पॉइंट नहीं कर रही। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमें उनको देनी है वो हमने दे दी है स्टार्टिंग के लिए। फ्रंट और रियर को -1 करवा दिया, काउंट साइज़ 0 और क्यू को हमने नल करवा दिया। अब उसके बाद हम जो पहला मेथड देखेंगे वो देखेंगे कि इन क्यू का, इन क्यू अगर हमने करना है तो हमने किस तरह से करना है। अब यहाँ पर इन क्यू के अंदर हम जिस तरह वाइड के अंदर उसके अंदर हम ऐड के मेथड के अंदर और पुश के मेथड के अंदर कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं से कर रहे, इसलिए यहाँ पर भी हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेंगे। तो इसकी डाटा टाइप जो वाइड ही होगी। और इन क्यू और एक इन क्यू का हमने कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं तो यूज़र हमें कोई वैल्यू देगा, तो उस वैल्यू को यहाँ पर मेथड में लाने के लिए हम एक आर्गूमेंट यूज़ करेंगे पास करने के लिए। तो एक इंटीजर का आर्गूमेंट हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। नीचे अगर इसकी हम कोडिंग देखते हैं तो वाइड वैल्यू। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हम वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा स्टैक फुल है कि नहीं है। अब स्टैक को फुल अगर हम इसको क्यू को हमने देखना है कि क्यू हमारा फुल है कि नहीं है, जब नहीं फुल तो ही हम उसको जो है वैल्यू को लाकर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा है कि फुल हमारा कब हो रहा है कि जब रेयर हमारा साइज़ -1 पे आ जाता है। अगर ये रेयर हमारा लास्ट पे पहुँच गया तो हमारा ये क्यू जो है वो फुल हो चुका है। अब उसके अंदर हमारे पास कोई आगे जगह नहीं बची
ये साइज़ -1 पर अगर पहुँच गया तो आगे हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं होगा जिसको हम आगे मज़ीद मूव करवाएं। तो ये हमारी जो कंडीशन फुल होने की है वो ये है कि यहाँ पर जो रेयर हमारा साइज़ -1 पे पहुँच जाए। अब पीछे बेशक हमारे पास इंडेक्सेस खाली हों, फ्रंट और रेयर हमारे बेशक यहाँ लास्ट पे सेम जगह पे पॉइंट करा रहे हैं, पीछे सारे इंडेक्सेस खाली पड़े हुए हैं, लेकिन जब हम डाटा को ऐड करवाते हैं तो हमने ये देखा था कि हम रियर को एक स्टेप आगे मूव करवाते हैं। अब हमारे पास रियर को आगे मूव करवाने की जगह नहीं है, तो पीछे अगर सारे इंडेक्सेस खाली भी हैं तो भी हम डाटा ऐड नहीं करवा सकते, तो हम इसको फुल ही कंसिडर करेंगे कि हमारी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है, क्योंकि अब रेयर को हम आगे मूव नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर अगर हमने देखना है कि चेक फुल है, क्यू हमारी फुल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर इस फुल का मेथड भी बना लेंगे, बोल इस फुल। तो इस फुल के मेथड को अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बोल इस फुल। तो पहले जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है हमने ये दिखानी है कि इफ़ रेयर इज़ डबल इक्वल टू साइज़ -1। अब अगर रेयर हमारा साइज़ -1 पे पहुँच गया है तो क्या करो कि रिटर्न कर दो ट्रू। ट्रू रिटर्न करो, यानी हमारा जो क्यू है जहाँ पर इस फुल का मेथड कॉल होगा उस जगह बता दो कि क्यू हमारा फुल है, ये इसकी वैल्यू ट्रू आई है। और अगर नहीं होता तो यहाँ पर एल्स में रिटर्न करो एल्स रिटर्न फॉल्स, तो वो जो है फुल नहीं है। तो ये मेथड अगर हमारा इस फुल बन गया तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब क्यू के अंदर। इफ़ नॉट इज़ फुल, अगर फुल नहीं है तो ही वो जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं वो करो, नहीं तो यहाँ पर लास्ट पर एल्स में आकर बता दो कि सी आउट। अब यहाँ पे हम ये शो करवा सकते हैं कि हमारा जो क्यू है वो फुल हो गया, या हम सिंपल ये भी बता सकते हैं कि रियर हमारा लास्ट पे पहुँच गया। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि रियर हमारा जो रियर है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, अब इससे आगे हम उसको मूव नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर जो भी ऐड प्रॉम्प्ट के आना वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इस फुल अगर हम यहाँ पे मैं ये क्यू इज़ फुल का ये नहीं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फुल की कंडीशन तो एक्चुअली तो फुल तब हो जब हमारे सारे इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई हो। असल में फुल तो उसको तब होना चाहिए जब वो सारी वैल्यूज़ उसकी फिल हो। अब सारी वैल्यूज़ फिल नहीं है, पीछे से कुछ इंडेक्स अगर खाली भी हैं तो भी यहाँ पर रियर लास्ट पे पहुँचने पर हमें बताना पड़ रहा है कि वहाँ पर वो फुल है। तो वो फुल लिखने की बजाय मैंने उसको ये बता दिया कि यहाँ पर आपका जो रियर है वो लास्ट इंडेक्स से पहुँच गया, अब यानी अब उसको हम आगे मूव नहीं करवा सकते। तो ऐड में हमने देखा था कि हम करते क्या थे कि हम ऐड अगर करना है तो जब पहला एलिमेंट ऐड करते हैं, सिर्फ पहला एलिमेंट ऐड करते हुए हम फ्रंट की वैल्यू को एक -1 से 0 पे लेके आते हैं, उसके अलावा हम कभी भी फ्रंट की वैल्यू को डाटा ऐड करते हुए नहीं छेड़ते। उस हम अगर छेड़ते हैं तो सिर्फ रियर को देखते हैं, रियर को एक पॉइंट आगे लेके जाते हैं और जहाँ पर अब रियर पॉइंट नया पॉइंट का रहा होता है वहाँ पर हम डाटा को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे इसके अंदर, तो क्योंकि अगर हमने फ्रंट को सिर्फ पहली बार छेड़ना है तो हम क्या करेंगे कि इफ़ फ्रंट इज़ डबल इक्वल टू -1, कि अगर हमारा फ्रंट जो है वो -1 पर है तो क्या करो फ्रंट को प्लस करो। अगर तो फ्रंट -1 पे था, यानी अगर हमारा अभी तक कोई वैल्यू ऐड नहीं थी की गई, सिर्फ अभी हम पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो फ्रंट हमारा फिर -1 पे ही होगा। तो अगर वो -1 पे है तो सिर्फ एक बार उसको प्लस करो और यहाँ पर 0 पर ले आओ। सिर्फ पहली बार ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि उसकी एक ही बार जो है -1 वैल्यू होगी। एक बार फुल का मेथड चल यहाँ पर इन क्यू का मेथड चल जाता है तो अगली बार उसकी वैल्यू होगी 0 पर आई हुई होगी, तो फिर ये कंडीशन दोबारा नहीं चलेगी, ये सिर्फ पहली बार चलेगी। तो उसके बाद जो असल काम हमने करना है वो हमारा ये है कि हमने रियर को एक पॉइंट आगे मूव करवाना है और डाटा को ऐड करना है। तो अब अगर हम पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट ऐड करते टाइम हमारा जो डाटा होगा वो फ्रंट की वैल्यू भी -1 होगी और रियर की भी -1 होगी। अब फ्रंट को तो हमने 0 पर ले आए हैं, अब हमने रियर को भी एक पॉइंट आगे मूव करवाना है, तो हम यहाँ पे रियर को प्लस करेंगे कि रियर एक पॉइंट आगे मूव करे। और उसके बाद क्या करो कि वी में जाओ जो हमने अपनी एरे बनाई है और उसके रियर पे जहाँ पे अब रियर पॉइंट कर रहा है वहाँ पर जाके
जो वैल्यू यूज़र ने पास की है वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा दो। तो हम क्वी के रियर के ऊपर जाके, अब जहाँ पर हमने रियर को आगे यहाँ पर आप पॉइंट करवाया प्लस प्लस करके, उस जगह पर जाकर वो डाटा को हम प्लेस कर देंगे। तो वहाँ पर हम जहाँ पर रियर था हमारा वहाँ पर डाटा जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करवा देंगे। तो होगा क्या कि अगर पहले हम दोनों -1 पे थे तो अब रियर और फ्रंट दोनों 0 पे पॉइंट कराने शुरू हो गए हैं। और अब क्योंकि फ्रंट रियर 0 पे पॉइंट करा रहा था तो वहाँ पर आके हमने वो डाटा ऐड करवा दिया जो यूज़र ने डाटा में ऐड कराने का बोला था। और काउंट की वैल्यू को हमने 1 में इंक्रीमेंट उसमें करवा दिया। तो इन क्यू का मेथड हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। तो इन क्यू को हमने पूरा कर लिया, लेकिन सेट साइज़ का मेथड हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है अभी। तो सेट साइज़ का मेथड भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, void सेट साइज़ और इंट एक ये आर्गुमेंट। क्योंकि अगर हम सेट साइज़ नहीं करते तो हमारा बाकी का कोड जो है चलेगा ही नहीं। सबसे पहले साइज़ जो है हमें सेट करना चाहिए था। तो यहाँ पर सेट साइज़ को भी देख लेते हैं, void क्यू सेट साइज़ इंट। यहाँ पर तो जो काम हम पहले इससे करते आ रहे थे, जहाँ जहाँ हमने सेट साइज़ का मेथड कॉल किया था वही काम हम यहाँ पर करेंगे कि साइज़ को हम जो यहाँ से हमें आर्गूमेंट पास किया था उसके इक्वल करेंगे और उसी साइज़ की हमने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज़ करवा देना है। न्यू इंट साइज़ की हमने यहाँ पे एरे बना दी। तो जो काम हम हर जगह करते थे सेट साइज़ के मेथड में वही हमने किया कि साइज़ को वैल्यू, साइज़ के वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन किया यूज़र ने पास की है और उतने साइज़ की हमने यहाँ पर जो एरे है वो डिक्लेयर कर दी है। हमने मेमोरी में उसको उतनी जगह एलोकेट कर दी। तो इन क्यू का मेथड हमारे यहाँ पर हो गया है। अब हम करते क्या है कि पहले हम ट्रेवर्सल को कॉल कर लेते हैं, जब हम पता हम साथ साथ ताकि उसको चेक भी कर सकें। तो ट्रेवर्सल को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ट्रेवर्सल जैसे हम नॉर्मल हमारा होता है कि उसकी डाटा टाइप रिटर्न जो होती है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तो वाइड ही होती है ट्रेवर्सल, और उसका कोई आर्गूमेंट भी हमारे पास नहीं होता है। नीचे आगे अगर हम इसकी कोडिंग को देखते हैं, वाइड यहाँ पर ट्रेवर्सल, तो इसके अंदर ये हमें पहले चेक करना होता है कि हमने जो डाटा जो है ऐड किया है, जिस अगर हम ट्रेवर्सल को कॉल कर रहे हैं तो कोई चीज़ इसमें है कि नहीं है। तो अब ट्रेवर्सल के अंदर हम ट्रेवर्सल तब करेंगे जब वो यहाँ पर पहले हमें चेक करना होगा कि वो खाली है कि नहीं है। अगर खाली है तो हमने कोई ना कोई एरे डिस्प्ले करवाना होगा कि वो एरे डिस्प्ले करवा दो कि आपका जो क्यू है वो खाली है, उसमें कोई डाटा नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम कंडीशन चेक करेंगे ट्रेवर्सल के अंदर कि इफ़ नॉट एम्प्टी। अब नॉट एम्प्टी की अगर हमने कंडीशन ऊपर देखनी है तो कंडीशन यहाँ पे हमने देखी थी कि एम्प्टी वो कब होता है कि या तो फ्रंट हमारा -1 पे पॉइंट कर रहा हो या फिर जो फ्रंट हो वो रेयर +1 पे हो। अगर रेयर +1 पे है तो भी हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी होता है, और अगर फ्रंट -1 पे है तो भी हमारा क्यू जो है एम्प्टी होता है। तो यहाँ पर हम पहले इस एम्प्टी के मेथड को भी यहाँ पर बना लेंगे चेक के लिए, बूल इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कोडिंग को देखते हैं तो यहाँ पर उसी तरह से हमारी जो कंडीशंस होंगी वही बूल इज़ एम्प्टी। तो इस तरह से पहले जो हमने कंडीशन लगानी है, इफ़ फ्रंट इज़ डबल इक्वल टू -1, अगर तो हमारा फ्रंट -1 है, या फ्रंट इज़ डबल इक्वल टू रियर +1, कि अगर फ्रंट हमारा रियर +1 है या फ्रंट -1 है तो रिटर्न करवाओ ट्रू। और अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में आकर यहाँ पर रिटर्न करवाओ फॉल्स। तो इस एम्प्टी के मेथड के अंदर दो ही कंडीशन है कि या तो हमारा फ्रंट -1 के इक्वल हो या रेयर +1 के इक्वल हो। तो इन दो कंडीशन के अंदर हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी हो सकता है। अब इसको अगर हम यहाँ पर ट्रेवर्सल में हम पहले चेक करेंगे कि इस एम्प्टी कि एम्प्टी है कि नहीं है। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम ट्रेवर्सल करेंगे, और अगर इस एम्प्टी होता है तो हम यहाँ पर एड डिस्प्ले करवा देंगे क्यू इज़
एम्प्टी, क्यों अभी तक हमारा एम्प्टी है। यहाँ पर आकर अब हमने करना क्या है कि हम जब नॉर्मल ट्रैवर्सल हम कराते थे तो हम ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते थे और आखिरी इंडेक्स तक जाते थे, यानी लेस देन साइज़ तक, और सब चीज़ ट्रैवर्सल करवाते थे। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे कि हमने देखा था कि स्टार्टिंग हमारी वहाँ से होती है जहाँ फ्रंट पॉइंट का आ रहा है, और एंडिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे हमारा रियर पॉइंट का आ रहा है। तो अब हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग फ्रंट से करेंगे और हम आखिरी इंडेक्स तक नहीं जाएंगे, बल्कि उस इंडेक्स तक जाएंगे जहाँ पे हमारा रियर पॉइंट का आ रहा है। तो यहाँ पे इसको लूप लगा के हमें इसे ट्रैवर्सल करना होता है। तो पहले हम यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट से बता देते हैं कि क्यू जो है हमारा ये है, और एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू फ्रंट। स्टार्टिंग क्योंकि हमें फ्रंट से करनी है तो आई को हम फ्रंट के इक्वल करेंगे, जहाँ पे फ्रंट पॉइंट का है वहाँ से स्टार्ट करो, और आई लेस देन इक्वल टू रियर, जहाँ पे रियर पॉइंट का है वहाँ तक जाओ, और हर बार आई की वैल्यू को एक बार प्लस प्लस करते जाओ। और करो क्या कि हर बार वहाँ अंदर जाओ और जिस भी इंडेक्स पे जा रहे हो उस इंडेक्स पे जाकर क्यू के इसको जहाँ पर आई पॉइंट का आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग वो फ्रंट से करेगा तो पहले फ्रंट की वैल्यू को पॉइंट करेगा, उसके बाद यहाँ पर हर पर आई की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, और जब तक रियर तक वो नहीं पहुँच जाता, रियर के इक्वल पहुँचेगा जब तक, तब तक वो डाटा को क्यू के उस इंडेक्स का डाटा डिस्प्ले कराता जाएगा। जब रियर तक वो पहुँच गया तब तक उसने डाटा डिस्प्ले कराया, और जब रियर से वो प्लस हो गया, उससे वो बड़ा चला गया, आई की वैल्यू बड़ी होगी, तब हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम फ्रंट से लेकर रियर तक सारी वैल्यूज़ को जो है डिस्प्ले करवाएंगे। और लूप के बाद यहाँ पर मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट एंड लूप कर देता हूँ ताकि पॉइंटर हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए। तो ट्रैवर्सल हम ये जो इस केस में ट्रैवर्सल करेंगे क्यू के अंदर, हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे और उसको वहाँ तक लूप को चलाएंगे जहाँ तक हमारा रियर जाता है। रियर से आगे हम उसको नहीं लेके जाएंगे। तो अब अगर हमारा रियर लास्ट तक होगा तो वो लास्ट तक जाएगा, अगर रियर हमारा तीसरे इंडेक्स तक है तो तीसरे तक जाएगा, अगर फ्रंट तीसरे से स्टार्ट होके रियर छठे तक जा रहा है तो तीसरे से छठे तक वो पॉइंट करेगा। अब जहाँ पे फ्रंट है वहाँ से हमारा स्टार्ट हो रही है क्यू, और जहाँ पर रियर है वहाँ पर जाकर हमारा क्यू एंड हो जाता है। तो हम इसलिए ट्रैवर्सल भी उतना ही हिसाब करवाएंगे, बाकी सारे इंडेक्सेस को हम ट्रैवर्स नहीं करवाएंगे। अब ये दो मेथड हमने बनाए हैं यहाँ पर, इनको मेन के अंदर जाकर एक बार चला के देख लेते हैं तो ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो क्यू हमने यहाँ पे बनाया है तो उसका यहाँ पे क्यू से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्यू डॉट ट्रैवर्सल को यहाँ पे कॉल करते हैं एक बार कि पहले वो ट्रैवर्स करके बताए कि डाटा हमारा वहाँ पे है कि नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। अभी क्योंकि हमारा क्यू खाली है तो उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी उस टाइम वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है कि क्यू हमारा जो है अभी तक एम्प्टी है। तो उसके बाद हम यहाँ पर सेट साइज का मैसेज पहले कॉल करेंगे, क्योंकि अगर हम सेट साइज का मैसेज नहीं कॉल करते तो हम बाकी मैसेज जितने भी कॉल कर लें उनका फ़ायदा नहीं होगा, वो वहाँ पर नहीं चलेंगे। तो उसके जो साइज़ सेट करते हैं वो 10 रखते हैं, और यहाँ पर आकर अब क्यू डॉट इन क्यू करके यहाँ पर पहले हम 10 स्टोर करवाते हैं, और फिर क्यू डॉट क्यू करके 20 स्टोर करवाते हैं। अब ये दोनों स्टोर कराने के बाद एक बार दोबारा मैं ट्रैवर्सल को कॉल करता हूँ, देखते हैं कि आप यहाँ पर ये 10 और 20 स्टोर उसमें जाकर हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पर अब जो मैंने पहली बार जो कॉल किया हुआ है अपना ट्रैवर्सल, उसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं थी की, तो यहाँ पे इज़ एम्प्टी, और दूसरी बार हमने 10 और 20 स्टोर करवाया है तो यहाँ पर अब वो 10 और 20 डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी अब हमारे क्यू के अंदर जाके वहाँ पर स्टोर हो गए। तो ये दोनों मैथड जो हमने अब बनाए हैं ट्रैवर्सल और इन क्यू जो हमारे काम कर रहे हैं, और साथ साथ हमारा इज़ एम्प्टी का मेथड है वो भी काम कर। तो इसके बाद हमारा अगला जो मेथड आता है वो डी क्यू का आता है, यानी इसको हम वैसे रिमूव और पॉप भी बोलते थे। तो अब हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो क्योंकि वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता होता है, जिस टाइप का डाटा में रिटर्न करना है वही डाटा टाइप रखेंगे। यहाँ पे इंटीजर ही हम उसकी डाटा टाइप रख रहे हैं, और टी क्यू इसको कोई भी हम नया डाटा जो है नहीं देना होता, इसलिए यहाँ पे इसका आर्गूमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अब डी क्यू को हमने यहाँ पे जब देखा तो हमने देखा था कि जहाँ पर रियर फ्रंट पॉइंट का आ रहा होता है, जब डाटा को हमें रिमूव करना होता है
तो हम जहाँ पर फ्रंट पॉइंट का है उस डाटा को हमने यूज़र को रिटर्न कराना होता है और फ्रंट को एक पॉइंट आगे मूव करवाना होता है। तो यहाँ पर हम रियर से डील नहीं कर रहे होते, सिर्फ फ्रंट से डील करते हैं। जहाँ पर भी फ्रंट पॉइंट का है वो डाटा यूज़र को देना है और फ्रंट को एक पॉइंट आगे मूव करवा देना है और काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस कर देना है। तो उसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको डी क्यू को कोडिंग को अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉइड क्यू डी क्यू का मेथड यहाँ पर, और अब इसकी डाटा टाइप यहाँ पर है क्योंकि हमने कोई चीज़ रिटर्न करवा रहे थे तो उसको यहाँ पर इंट रखेंगे। अब यहाँ पर आकर डी क्यू हमने उसी सूरत में करना है जब हमारा पहले से लिस्ट जो है खाली नहीं है। अगर खाली नहीं है तो ही हम उसको चलाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंडीशन लगाएंगे डी क्यू के अंदर कि हमारा अगर तो ये खाली नहीं है क्यू तो ही ये काम करो जो हमने करना है। अगर यहाँ पर क्यू हमारा खाली आ जाता है तो हम सिंपली डिस्प्ले करवा देंगे कि क्यू जी इज़ एम्प्टी। तो इज़ एम्प्टी अगर नहीं है तो हम अंदर आके आप जो ऑपरेशन हमें करना है डी क्यू वाला वो हम करेंगे। तो करना हमने क्या है कि हमने जहाँ पर फ्रंट पॉइंट करा रहा है उस वैल्यू को यूज़र को रिटर्न करना है। तो जिस तरह हमने आज पहले कल के कोड में देखा था कि अगर हमने वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो रिटर्न अगर हम पहले डायरेक्ट रिटर्न को कॉल कर देते हैं तो हमारी अगली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाकी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा पाते। और क्योंकि हमने बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं उसके बाद वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करते थे, एक नया वेरिएबल बनाते थे। एक नया वेरिएबल बना के उसमें जो डाटा हमने स्टोर करवाना है, क्योंकि हमने फ्रंट को डाटा जो है वो उठा के यूज़र को देना है, तो हम क्यू के फ्रंट पे जाएंगे, यहाँ पे भी फ्रंट पॉइंट कार है, वो डाटा उठाकर हमने एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। वो डाटा इसमें स्टोर हो गया। अब हम फ्रंट को एक पॉइंट आगे मूव करवा सकते हैं। फ्रंट को हम प्लस प्लस करवाया, अब फ्रंट की वैल्यू एक पॉइंट आगे मूव कर गई है, और काउंट को हम एक वैल्यू पीछे मूव करवा देंगे। काउंट की वैल्यू हमने एक कम कर दी क्योंकि अब हमने एक डाटा को रिमूव कर दिया, वो हो गया। उसके बाद रिटर्न में आके अब हम यहाँ पर जो हमने नया वेरिएबल बनाया था वो वैल्यू हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे यूज़र को, कि जहाँ पर ये डी क्यू का मेथड कॉल हो रहा है वहाँ पर जाकर ये वैल्यू जब हमने रिटर्न की है ये वैल्यू वहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। वैल्यू में है क्या चीज़, जो यहाँ पर क्यू के फ्रंट में डाटा पड़ा हुआ था वो हमने स्टोर करवाया था वैल्यू के अंदर, तो वो हमने रिटर्न करवा दिया। अब जहाँ पर भी फ्रंट पॉइंट का आ रहा था वो डाटा जो है अब रिटर्न हो रहा है, काउंट की वैल्यू माइनस माइनस आ रही है और फ्रंट एक पॉइंट आगे मूव कर गया। तो जितनी बार भी यहाँ पर जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तो डी क्यू जब भी कॉल होगा तो फ्रंट का डाटा रिटर्न होगा और फ्रंट एक पॉइंट आगे मूव कर जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पर कॉल करके देखते हैं अपने मेन के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने 10 और 20 स्टोर करवाया था। अगर हमने 10 स्टोर करवाया तो 10 जीरो इंडेक्स पे आया होगा, अगर हमने 20 उसके बाद स्टोर करवाया तो इंडेक्स 1 के ऊपर आया होगा। अगर हम अब फ्रंट को यहाँ पर कॉल करते हैं डी क्यू को तो इसको 10 रिटर्न करवाना चाहिए, जो हमने सबसे पहले ऐड किया था, क्योंकि क्यू का रूल यही है कि जो पहले ऐड किया है उसको पहले निकालो। तो यहाँ पर अब एक बार हम सी आउट, क्योंकि हमने वैल्यू को डिस्प्ले भी करवाना है, जो वहाँ से हम वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो सी आउट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ हमने कल भी देखी थी कि जहाँ पर हम कोई मेथड वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो उसको अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो हम सी आउट का यूज़ करते हैं। अब जब उसने कोई वैल्यू यहाँ से इज एम्प्टी नहीं था, यहाँ पर आया उसने कोई वैल्यू रिटर्न करवाई है तो यहाँ से हम जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं वो रिटर्न हो रही है। अब अगर वो इफ़ वाली कंडीशन नहीं चली, क्यू हमारा एम्प्टी था, तो डी क्यू के मेथड में आकर उसने इफ़ को नहीं चलाया, उसने एल्स में यहाँ पर आकर ये डिस्प्ले कराया क्यू इज़ एम्प्टी, ये वो डिस्प्ले करवाता है। तो उसके बाद रिटर्न तो यहाँ से हमने उसको कुछ करवाया ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने उसको कॉल किया हुआ है तो हम उसको सी आउट के साथ कॉल कर रहे हैं, सी आउट की स्टेटमेंट में। तो उसने उस मेथड की जगह कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। वैल्यू का काम तो पूरा हो गया है, जहाँ पे वैल्यू है जब इसका काम पूरा हो जाएगा वापस उस सी आउट की स्टेटमेंट में जाएगा। तो जहाँ पे हमने मेथड कॉल किया हुआ है उसने वहाँ पे वो चीज़ प्रिंट करनी है जो यहाँ से रिटर्न होगी। अब अगर हमने यहाँ से रिटर्न नहीं किया हुआ तो वो कोई भी रैंडम गार्बेज वैल्यू जो है वहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह कल के कोड पे अगर हमने देखा था कि वहाँ पर रैंडम वैल्यूज़ आ रही थी 40, 489 कुछ भी वैल्यूज़ आ रही थी। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम या -1 रिटर्न करवा देंगे या 0 रिटर्न करवा देंगे, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर अगर -1 लिखा हुआ आ रहा है तो वैल्यूज़ तो मैंने सारी अपनी पॉजिटिव यहाँ पर स्टोर करवाई थी, क्योंकि ज़्यादातर जो वैल्यूज़ स्टोर करवाई जाती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर में स्टोर करवाते हैं इनके अंदर। अगर -1 जब यहाँ से रिटर्न होगा तो सी आउट की स्टेटमेंट जब डी क्यू लिखा हुआ आएगा, डी क्यू को कॉल करेगा और हमारा क्यू जो एम्प्टी है तो एरर डिस्प्ले होगा कि क्यू इज़ एम्प्टी, और उसके बाद अगला जो चीज़ लिखी हुई आएगी वो -1 लिखी हुई आएगी। तो -1 से उसको पता चल जाएगा कि वैल्यू रिटर्न नहीं हुई है। यहाँ पर -1 आ रहा है तो मतलब
जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी था, इसीलिए यहाँ पर असल एक्चुअल वैल्यू रिटर्न होने के बजाय -1 रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर सी आउट में हम सी आउट और फ्रंट की वैल्यू को हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि उस पर क्या पड़ा हुआ था। यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे क्यू डॉट डी क्यू को एंडल। तो अब यहाँ पर जो रिटर्न होनी चाहिए वो 10 की वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम दोबारा से क्यू डॉट ट्रेवर्सल को कॉल करते हैं तो ट्रेवर्सल में अब सिर्फ एक एलिमेंट पीछे बचना चाहिए उस हमारी क्यू के अंदर। तो अब इनको कॉल करके यहाँ पे हम देख लेते हैं कि काम कर रहे हैं हमारे मैसेज के नहीं। तो पहली बार वैसे ही जो 2 लाइन्स हैं वो पहली वैसे की वैसी ही हैं। उसके बाद हमने रिटर्न डी क्यू किया है फ्रंट को, कि जो वैल्यू हमने फ्रंट पे रखी हुई है वो निकाल के हमें रिटर्न करो। तो फ्रंट पे आपको 10 था, सबसे पहले 10 ऐड किया गया था लिस्ट के अंदर, 10 ही रिटर्न होना चाहिए था। तो यहाँ पर 10 ही रिटर्न हुआ है और वो फ्रंट पे यहाँ पर वैल्यू आके उसने बता दिया, रिटर्न कर दिया कि फ्रंट की वैल्यू 10 थी जो हमने आपको रिटर्न कर दी है। उसके बाद दोबारा से आपने ट्रेवर्सल को कॉल किया है, तो क्योंकि पहले 2 एलिमेंट थे उनमें से एक हमने डी क्यू करवा दिया है, तो अगला जो एलिमेंट एक बच गया अब वही डिस्प्ले होना चाहिए था। तो यहाँ पर वही डिस्प्ले हो रहा है, 20 एक रह गया था अकेला, तो अब वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये मेथड है हमने अभी बनाया डी क्यू का, ये भी काम कर रहा है। अब इन क्यू डी क्यू ट्रेवर्सल ये तीनों मेथड हमने देख लिए हैं। पीछे सिर्फ 2 मेथड्स बचते हैं, एक क्लियर स्टैक का क्लियर क्यू का, क्यू को क्लियर करना, और दूसरा जो बचता है हमारे पास वहाँ पर वो पीक का बचता है, कि पीक से हम देखें कि कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। उसको रिटर्न ना करवाएं, उसको रिमूव ना करवाएं, सिर्फ चेक करें पीक करके कि फ्रंट के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो उसको भी अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसने भी कोई ना कोई डाटा रिटर्न करना, तो यहाँ पर हम उसको इंट ही लिखेंगे और उसके बाद पीक। तो यहाँ पर कोई नया डाटा हम उसको नहीं दे रहे, कोई चीज़ पास नहीं करेंगे, इसलिए आर्गूमेंट हमने यहाँ पर कोई नहीं दिया। नीचे आके अगर हम इसको पीक को देखते हैं तो इंट क्यू पीक। अब पीक के मैसेज के अंदर भी हमने वही काम करना है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो ही हमने वो काम जिसको डिस्प्ले करवाना होगा। एम्प्टी होती है तो हमने एरे डिस्प्ले करवाना है। तो हम ऊपर वाले मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी वही चीज़ें। अब पी के अंदर हो क्या रहा है कि यहाँ पे आके हम पहले चेक कर रहे हैं कि इस एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न करवाएंगे, अगर इफ़ की कंडीशन में जाएंगे, और अगर एम्प्टी है तो सिंपल हम यहाँ पे आगे जाके डिस्प्ले करवा देंगे क्यू इज़ एम्प्टी और रिटर्न करवा देंगे -1, ताकि जहाँ पर इसको कॉल किया गया वहाँ पे यूज़र को बता देंगे क्यू आपका एम्प्टी है और रिटर्न जो हो रहा है -1 हो रहा है। तो यहाँ पर इस एम्प्टी के अंदर अब अगर नहीं था क्यू एम्प्टी तो फ्रंट की वैल्यू उसको रिटर्न करनी चाहिए। तो फ्रंट जहाँ भी पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू हमने उसको वापस देनी है। हम क्या करेंगे, रिटर्न की स्टेटमेंट कॉल करेंगे। रिटर्न यहाँ पर आकर फ्रंट की वैल्यू अगर हमें देनी है तो सिंपल हम क्यू के फ्रंट पे जाएंगे, जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स पे जाकर वो वैल्यू हमने रिटर्न करवा देनी है। तो होगा क्या, जो भी फ्रंट जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो सिंपली यहाँ पर आके रिटर्न हो जाएगी। अब ना तो हमने फ्रंट को आगे मूव करवाना है ना पीछे मूव करवाना है, क्योंकि हम वैल्यू ऐड नहीं करवा रहे ना रिमूव कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू फ्रंट पे पड़ी हुई है। तो वो यहाँ पर क्यों ये पीक कमांड जब कॉल होगा तो वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो इसको भी एक बार यहाँ पर कॉल करके देख लेते हैं। पीक 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 यहाँ पर तो यहाँ पे मैं फ्रंट लिखा था, यहाँ पे मैं अब इसकी डी क्यू कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम डी क्यू हमने क्या चीज़ की है। अब फ्रंट के अंदर यहाँ पर हम पीक की वैल्यू देखेंगे कि पीक करो और बताओ कि कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है फ्रंट पे पड़ी हुई है। तो ऊपर पहले मैंने 2 एलिमेंट्स ऐड किए थे, तो अब मैं उनको 3 एलिमेंट्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं उसको साथ 30 भी एक ऐड करवा रहा हूँ ताकि थोड़ी एलिमेंट्स हमारे पास चेंज रहें। अब हमने एलिमेंट जो स्टोर करवाए हैं वो 10 है, 20 है और 30 है। उसके बाद हम एक बार ट्रेवर्सल को कॉल कर रहे हैं, फिर एक बार डी क्यू का मैसेज हमने कॉल किया, फिर ट्रेवर्सल और लास्ट पे हमने पीक का मैसेज को कॉल किया। तो यहाँ पर हम इसको अब चला कर देखते हैं। तो पहली बार क्यू इज़ एम्प्टी वैसे ही आ रहा है, उसका 3 एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं 10, 20 और 30, वो यहाँ पर आ गए हैं। हमने एक बार डी क्यू किया है तो यहाँ पर 10 हमने निकाल के आ गया हमारे पास। दोबारा जब ट्रेवर्सल किया तो हमारे पास 10 रिमूव हो चुका था, जो 2 एलिमेंट्स बाकी थे
वो वहीं पर ऐसे ही शो हो रहे हैं। अब हमने एक बार पिक किया कि अब बताओ फ्रंट पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अब क्योंकि फ्रंट के ऊपर हमारे यहाँ पे देख रहे 20 है, तो 20 ही नीचे भी आना चाहिए था। तो 20 यहाँ पे वो शो कर रहा है कि फ्रंट पे अब 20 है। अगर हम डी क्यू करके अब 20 को भी रिमूव करवा देते हैं तो फिर हमारा जो 30 है वो फ्रंट पे आ जाएगा। और क्योंकि ये अकेला एलिमेंट है तो यही हमारा, ये अकेला, ये खुद ही फ्रंट भी होगा और ये रियर भी होगा। तो यहाँ पर हमारा पीक का मेथड भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो है हमारे पास जो बचता है वो है क्लियर स्टैक, क्लियर क्यू का। तो उसकी डेटा टाइप हमारे पास जो है वो वर्ड ही रहेगी और क्लियर क्यू। इसके अगर हम यहाँ पर जो कोडिंग देखते हैं क्लियर की, तो यहाँ पर आकर वर्ड क्यू क्लियर क्यू और यहाँ नीचे इधर आकर करना हमने क्या है कि हमने क्यू को पूरी तरह क्लियर करना है, हमें सब कुछ हटाना है, ख़त्म करना है। अगर सब कुछ हमने ख़त्म करना है तो सारी वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट पे लेकर आ जाना चाहिए कि जो कुछ हमने डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ दी थी वही वैल्यूज़ रहें। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या थी, फ्रंट और रियर -1 था, काउंटर साइज़ हमारा जो था वो 0 था और क्यू जो था वो नल था। तो हम जो हमने कुछ कंस्ट्रक्टर में जो चीज़ें हमने की हम उन्हीं को कॉपी करवा लेते हैं और सेम चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर क्यू के अंदर भी लिख देते हैं। तो इनको जो है हमने वही चीज़ें करनी है। अब जब क्यू क्लियर क्यू कॉल होगा फ्रंट जो रियर है -1 पे आ जाएंगे, काउंटर साइज़ दोनों 0 हो जाएंगे। और एक स्टेप हम यहाँ पे जो और करवाएंगे वो डिलीट का मेथड कॉल करेंगे। डिलीट का मेथड हम यहाँ पे इसलिए कॉल कर रहे हैं कि हमने जो मेमोरी एलोकेट की थी अपने क्वी की जो हमने एरे बनाई थी वो मेमोरी एलोकेशन हम ख़त्म कर रहे हैं। जो मेमोरी हमने उसको एलोकेट की हुई है, जो हमने एक साइज़ जो यूज़र ने दिया था हमें स्टार्टिंग के ऊपर सेट साइज़ का मेथड कॉल करके, अगर मैं 10 साइज़ उसको दिया तो 10 इंटीजर्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए अब मेमोरी एलोकेट थी उस एरे को, जहाँ पर वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वहाँ पर वो उतना बॉक्स बना हुआ था। तो वो मेमोरी एलोकेशन जो हमने डी एलोकेट करवा दी है वहाँ से वो मेमोरी ख़त्म हो गई है। और क्यू के पास अब कोई मेमोरी तो नहीं थी बची, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं पॉइंट तो कर रहा था, पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस तो स्टोर था, तो उस एड्रेस को भी हमने यहाँ पे नल करवा दिया। तो अब हमारा जो क्यू है वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे अब कॉल करते हैं मेन के अंदर यहाँ पर, तो एक बार अब यहाँ पर हम कॉल करते हैं क्यू डॉट क्लियर क्यू को, ये हमने कॉल किया। उसके बाद जब हम क्यू डॉट ट्रेवर्सल कॉल करेंगे तो अब हमारे क्योंकि वो खाली हो चुका है, तो अब उसको ये एरर दे देना चाहिए कि आपका जो क्यू है वो खाली हो चुका है। तो हम इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ तक वो सही चल रहा था, इधर तक हमारा जो कोड था वो सही चल रहा था जैसे हमारा चल रहा है कोड। उसके बाद हमने क्योंकि कॉल किया है अब क्लियर क्यू के मेथड को, तो क्लियर करने के बाद दोबारा हमने ट्रेवर्सल कॉल किया तो अब वो बता रहा है कि आपका क्यू जो है एम्प्टी है, अब यानी कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं है। तो अब हमारा क्यू का जो क्लियर हमने कर दिया तो वो मेथड भी हमारा चल रहा है। तो यही मेथड से हमारे सारे जो हमने चलाने थे क्यू के अंदर, बाकी यूटिलिटी मेथड्स जो हमने बनाने होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो सारे मेथड्स जो एक डाटा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के रूल्स को वैल्यूएट नहीं करते, उन सब मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम सर्च को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो रूल्स को वैल्यूएट नहीं करेगा। रूल्स क्या है, तो जो डाटा स्टार्ट पे ऐड हो वही पहले रिमूव हो, और दूसरा ये कि रैंडम इंजर्शन ना हो, जो इस तरह हम ऐड करवा रहे हैं जिस तरतीब में वैसे ही एडिशन होता जाए सारा, और कोई भी रैंडम इंजर्शन ना हो। ये इसके रूल्स हैं कुछ क्यू के जो हमने पढ़ लिए हैं। अगर ये रूल्स वैल्यूएट नहीं हो रहे, कोई भी मेथड आप इम्प्लीमेंट ऐसा करना चाहते हैं जो इन रूल्स को वैल्यूएट नहीं करता, तो आप इसके अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर सर्च इम्प्लीमेंट करवाने हैं तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पीछे हम देखते आए हैं कि हम क्योंकि हम स्टार्टिंग साइड तक जाते होते हैं, वो देखते होते हैं कि हम स्टार्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो और लास्ट इंडेक्स तक देखो। तो हम इस पर स्टार्ट से लास्ट तक जाने के बजाय फ्रंट से लेकर आई की वैल्यू फ्रंट को इक्वल करेंगे और कहाँ तक उसको चलाएँगे, रियर तक, रियर से लेस और इक्वल तक हम उसको चलाएँगे, और जब उसके वो इक्वल हो गया वहाँ तक हम उसको चलाना है। यानी अब हम पूरे क्यू को जो है ट्रेवर्स कर रहे हैं, जिस तरह हम ट्रेवर्सल के मेथड में हम देखते होते हैं कि यहाँ पर जैसे जो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई होती है वही हम सर्च में भी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हैं और रियर तक जा रहे हैं, तो सेम केस वहाँ सर्च के अंदर भी होगा। और अंदर आके हम सिंपल एक इफ़ की कंडीशन लगाते होते हैं कि इफ़ की इज़ डबल इक्वल टू उस इंडेक्स पे जो डाटा जा रहा है क्वी आई के, अगर वो डाटा वहाँ पर मौजूद है जो हम कंडीशन पीछे लगाते हुए आए हैं, वही कंडीशन हम लगाएंगे इफ़ की। अगर जो इंडेक्स पे डाटा पड़ा है वो की के इक्वल है तो अंदर आगे बताओ इफ़ की कंडीशन के कि हमारा डाटा मिल गया और आगे ब्रेक की कंडीशन लगा दो। ये सिंपल हमने करना होता है। और एक हमने वहाँ पे
इंटीजर ज़ीरो का लगाया, इंटीजर चेक लगाया हुआ होता था, एक चेक का वेरिएबल बूल टाइप का या इंटीजर टाइप का, जिससे हम चेक करते थे कि अगर हमारा लिस्ट हमारी 1000 साइज़ की है, हम 1000 इंडेक्सेस को ट्रेवर्स करना है, लेकिन डाटा अगर हमारे पहले या दूसरे इंडेक्स पे ही मिल गया, तो ब्रेक की स्टेटमेंट के साथ साथ हमें उससे पहले एक चेक को जो है कर देते थे फॉल्स या ट्रू। जो हमने वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यूज़ को फॉल्स दी होती थी लूप से पहले, और अंदर आके हम उसकी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स से ट्रू कर देते थे, ताकि हम ये चेक करने के लिए कि अगर पूरी ट्रेवर्स हमने लिस्ट कर ली है और वो इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कहीं पे हमें डाटा नहीं मिला, तो चेक की वैल्यू भी अभी भी फॉल्स ही थी। तो जब लूप के बाहर वो निकलेगा तो हमने लूप के बाहर इफ़ की कंडीशन लगाई होती है कि अगर चेक की वैल्यू अभी भी फॉल्स है तो डिस्प्ले करा दो कि हमारा डाटा वो नहीं मिला, और अगर उसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है तो फिर हमारी इफ़ की कंडीशन नहीं थी चलती। ये पिछले लेक्चर्स में हम जहाँ जहाँ हमने सर्च का मेथड इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह अब ये जो सर्च का हमने देखा है, ये उसके रूल को जो वायलेट नहीं कर रहा क्यू के, ये सिंपल अपनी जगह काम कर रहा है, और जिस तरह क्यू हमारी सिंपल उसी को देख रहा है और कोई रूल नया खुद से जो है वायलेट नहीं कर रहा। तो इसलिए हम उस मेथड को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह जितने भी मेथड्स जो इसके रूल्स को फॉलो करें, जो इसके रूल्स को वायलेट नहीं करें, उन सब को हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इंसर्ट जो है इसके रूल्स को वायलेट करेगा क्योंकि वहाँ पे रैंडम इंसर्शन आ जाएगी, तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आज का हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। तो क्लास इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपका हो या समझ आ गई है इन सब चीज़ों की? आ गई है समझ। ठीक है। तो कल हमारी एक लास्ट क्लास हमें मिल जाएगी 6 तारीख को, जब ये कल भी कॉलेज बंद है, तो इसको लास्ट जो हमारा इसको लिंक लिस्ट हमने देखना है तो वो भी हम देख लेंगे। तो उसके बाद अगर दोबारा टाइम अगर मिलता है तो जो सर्कुलर क्यू है उसको हमें देखना होगा तो वो भी देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। वैसे तो अब कॉलेज अगर लगता है तो फिर हमारे लेक्चर जो शायद ना हो पाए। तो इसको जो हमने हमने आज जो डिस्कस किया है इसमें कल प्रिपेयर करके आए, इसका मेन्यू वगैरह आप बना लें, तो कल क्लास शुरू करने से पहले जो है हम एक बार इसी तरह से प्रेजेंटेशन करवा लेंगे आपसे। अपडेट होगा, अपडेट मेरे ख्याल में होगा इसके अंदर, क्योंकि अपडेट का मेथड जो है वो भी हम उसी तरह से जो है इंडेक्स पे जाकर वैल्यू को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ये देख लेना कि जो यूज़र अपडेट की पोजीशन एंटर करे वो फ्रंट और रेयर के दरमियान में ही कहीं हो। अगर फ्रंट और रेयर से आगे पीछे कहीं पे आ रही है तो हम उसको ये एल्स की कंडीशन में बता दें कि आपने जो पोजीशन एंटर किया वो इनवैलिड है। ठीक है क्लास, अगर कोई और क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो आप क्लास को फिर लीव कर सकते हैं।